मेरे वीडियो के एंड में एक लाइन आती है, देता कल को आकार मैं कलाकार। पर हम लोग कल को आकार कैसे देते हैं? जो आज हमारे विचार हैं, थॉट्स हैं, वही कल जाके रियलिटी बनते हैं। जैसे किसी दिन पहले किसी ने सोचा होगा ओके ऐसा स्मार्टफोन होता है, फिर वो आज जाके रियलिटी बना। बट हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे हम लोग प्रिंटर मशीन बने हुए हैं। जब तक हम थॉट से आर्टवर्क नहीं बनाएंगे, वो रियलिटी कैसे बनेगा? प्रिंटिंग प्रिंटिंग करते रहेंगे, प्रिंटिंग का भी समय आएगा। बट पहले ये देखो, ये सीढ़ी होती है। हम लोगों को ऊपर पहुंच के नीचे नहीं देखना कि ये स्टेप तो हम भूल ही गए। क्यों? क्योंकि जो हमारा थ्योरी पार्ट है वो पहली सीढ़ी है, और उससे बाकी सारी सीढ़ियां नहीं, बाकी सारे स्टेप्स इंटरकनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे। हाय गाइस, मेरा नाम है तरुण, और आज के इस वीडियो में थ्योरी पार्ट यानी कि आर्ट, एस्थेटिक्स और फंडामेंटल्स। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने थ्योरी वाले पार्ट से। जो पहला क्वेश्चन होता है, व्हाट इज आर्ट। सबसे पहले हम लोग आर्ट को कवर कर रहे हैं ना। पहले ये तो समझ लें कला है क्या, और दूसरा इसकी नीड क्या है। सबसे पहले आर्ट क्या है? देखो, आर्ट की हमारे पास दो डेफिनेशन काफी ज्यादा पॉपुलर है या सबसे ज्यादा प्रचलित है। पहली, अपने मनोभावों को प्रकट करने के माध्यम को हम कला कहते हैं। मतलब क्या है? मतलब जो हमारे इमोशंस होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के मीडियम को हम लोग आर्ट कहते हैं। ठीक है। जो दूसरी सबसे ज्यादा पॉपुलर है डेफिनेशन, वो होती है जब किसी भी क्रिया के पीछे सृजन की प्रक्रिया हो। इसका क्या मतलब है? क्रिया मतलब वर्क, और उसके पीछे सृजन प्रक्रिया, सृजन प्रक्रिया हिंदी में लिख देता हूं ताकि आसानी हो थोड़ी सी। सृजन प्रक्रिया, इसका मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। मतलब जब किसी भी वर्क के पीछे प्रोसेस ऑफ क्रिएशन हो, तब हम उसे कला कहते हैं। अब इन दोनों की डेफिनेशंस को अगर हम लोग और बेहतर बनाना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि जब किसी भी मनोभाव को प्रकट करने के लिए क्रिया की जाए और उसके पीछे सृजन प्रक्रिया हो, तब हम उसे आर्ट कहते हैं। अगर इसको लिख दे, जब किसी भी मनोभाव को प्रकट करने के लिए क्रिया की जाए और उसके पीछे सृजन की प्रक्रिया हो, मतलब जब किसी भी इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए कोई वर्क किया जाए और उसके पीछे प्रोसेस ऑफ क्रिएशन हो, तब हम उसे आर्ट कहते हैं। अब इस कैटेगरी में देखो सब चीजें फॉल कर जाती हैं। चाहे कोई ऐप बनाता हो वो भी कला होती है, चाहे कोई पेंटिंग बनाता हो वो भी कला होती है, चाहे कोई डांस करता हो वो भी कला होती है। अब कला की नीड क्या है? देखो, कला की नीड है कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि जो हमारी नैतिकता होती है, मतलब हमारे मॉरल्स होते हैं, वो कैरेक्टर बिल्डिंग के बेस होते हैं। और वो कैसे होते हैं? कला के माध्यम से, जिसमें पेंटिंग भी है, काव्य भी होते हैं, पोएट्री जिनको कहते हैं, सॉन्ग्स भी होते हैं। तो जिस तरह के मतलब हमारे विचार हैं, वही हमारा व्यक्तित्व निर्माण करेंगे। जैसे आजकल देखा होगा छोटे बच्चे टिकटॉक बना रहे हैं या फिर रील्स बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वही सब देख रहे हैं। पहले के छोटे बच्चे संस्कृत के श्लोक याद करते थे। कुछ अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूं, बस एग्जाम्पल दे रहा हूं। इस तरह से हम लोग व्यक्तित्व निर्माण के लिए कला का प्रयोग करते हैं। अब जब व्यक्तित्व निर्माण होगा तो इससे क्या होगा? ऐसे ही लोग बढ़ेंगे। लोग बढ़ेंगे तो उससे क्या बनता है? समाज, यानी कि सोसाइटी। और सोसाइटी खराब किसे पसंद है? बट ये चीज कोई करना चाहता नहीं है। कलाकार का एम क्या होता है? यही होता है, अपने विचार, अपने थॉट्स के थ्रू समाज को सुधारे, जिससे आने वाला कल बेहतर बन सके। देता कल को आकार मैं कलाकार। आगे बढ़ते हैं। देखो, हमारे यहाँ एक महर्षि हुए थे जिनको हम वात्स्यायन के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कामसूत्र की रचना करी थी, जिसमें इन्होंने 64 प्रकार की कलाओं को वर्णित किया था, जिसमें से हमारी पेंटिंग, डांस, म्यूजिक वगैरह ये सब चीजें भी इंक्लूडेड थी। तो पेंटिंग को इसमें नाम दिया गया था आलेख्य, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है चित्र। आलेख्य के देखो 6 अंग बताए गए थे, जिसे हम लोग षडांग के नाम से जानते हैं।
मतलब 6 लिम्स ऑफ आर्ट, उन्होंने आर्ट के 6 लिम्स को बताया था। इसका एक थे पंडित यशोधर, आई होप तुम लोग हिंदी तो समझ ही लेते होगे। ओके, सो पंडित यशोधर थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, टीका लिखी थी जय मंगला। उसमें इन्होंने एक श्लोक लिखा था, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम, जिसे हम लोग आलेख के 6 भाग कहते हैं और इसे ही षडांग कहते हैं। आओ इसे समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमारा बेस होने वाला है इस सीढ़ी के लिए। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं रूप भेद को। देखो इसके 2 भाग होते हैं, रूप और भेद। देखो रूप जो होता है वो मतलब आउटर फॉर्म होती है, मतलब आउटर अपीयरेंस, तो इसको हम लोग आउटर कर लेते हैं। भेद जो होता है वो होता है इंटरनल। तो देखो हम लोग कोई भी चीज को जब देखते हैं तो उसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। पहला होता है उसकी आउटर फॉर्म, जैसे कोई व्यक्ति कैसा दिखता है, वो कैसे चलता है, या फिर वो कैसे बात करता है, कैसे हंसता है। बट एक होता है डीप मीनिंग, जिसे तुमने कई जगह कई बार सुन रखा हो, ये काफी डीप मीनिंग वाली चीज है। मतलब आउटर फॉर्म के साथ साथ जो उसका इंटरनल है, जो इंटरनल फॉर्म है, उसको भी समझना, जिसे हम लोग भेद कहते हैं। भेद को रहस्य भी कहते हैं, रहस्य को डीप मीनिंग से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इस वर्ल्ड में किसी भी चीज को अगर एग्जिस्ट करना है ना, तो उसको रूप चाहिए, ठीक है। बिना रूप के कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। भारतीय परंपरा जो षडांग है, इसमें हम लोगों को बताया गया कि कोई भी चित्र होता है वो सजीव होता है, मतलब वो नॉन लिविंग थिंग नहीं है। तो उसमें अगर हम लोगों को प्राण डालने हैं तो उसका जो रूप होता है वो भी जीवित होना चाहिए। वो जीवित कैसे होगा, जब हम लोग उसमें प्राण डालेंगे। तो इसके लिए रूप का भी ऐसा होना जरूरी है कि इसमें प्राण डाले जा सके। उसके लिए क्या होता है, बेसिक चीज जो होती है सबसे, रूप काहे से बनता है, रेखा से। अमिताभ बच्चन वाली नहीं, रेखा का मतलब होता है लाइन। ओके, सो जब हमारी लाइन अलाइव होगी, मतलब जो सबसे बेसिक पार्ट है, तब हमारा रूप अलाइव होने के लिए क्या कहते हैं, एलिजिबल होगा, ठीक है। तो लाइन कैसे अलाइव होती है, जब उसमें लय हो, ठीक है। लय को इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, ठीक है। लय हो और उसमें एनर्जी हो, एनर्जी को शक्ति, ठीक है, शक्ति सही लिखा है, ओके। उसमें एनर्जी हो। ये कैसे आएगा, जब हमारी लाइन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे लय से, मतलब ये एनर्जी होगी, ये मतलब ये सब चीजें पता चलनी चाहिए। तो ये लाइन और ये सब कैसे आएगा, जो हम लोग प्रैक्टिकल है, थ्योरी के बाद वाला जो पहली चीज होगी वो तुमने देखना वीडियो में, वो है लाइन। तो हम लोग उसे प्रैक्टिस करेंगे और लाइन को कंटिन्यूअस और उसमें एनर्जी वगैरह कैसे लाना है, अपनी लाइन में पावर कैसे लानी है, वो सब उस दिन डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग आ जाते हैं इस पे, रूप पे। अब अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहें, रूप भेद को समझना चाहें और बेहतर तरीके से, तो मान लेते हैं ये एक लड़का जो तुमको मिला, तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट हुआ मान लेते, और ये तुमको मिला। सो ये आज तुमको मिला, पहली बार में उसका एक्सटर्नल रूप सामने आया, मतलब जो उसकी फॉर्म थी, वो कैसे कपड़े पहने हैं, वो कैसा अपीयर हो रहा है। जब 6 से 7 महीने बीत गए, तब कहते हैं ना लोगों की रियलिटी पता चली, तो फिर हमें इंटरनल उसका पता चलता है, क्या उसका रहस्य क्या है, मतलब वो इंटरनली कैसा है, ठीक है। इसके अलावा जो हम लोगों का ये तो हो गया इंटरनल एक्सटर्नल। इसके अलावा जो और एग्जांपल देते हैं, मान लेते हैं ये अगर एक लड़का खड़ा है और ये 2 आदमी खड़े हैं, ठीक है। सो इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। अगर ये लड़का खड़ा है, ये 2 आदमी और दोनों इसे डांट रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा, ए जो है वो मास्टर है, मतलब टीचर है, और बी वाले जो हैं वो उसके पिताजी हैं, ठीक है। अरे पिताजी नहीं, पिताजी, ओके। सो पिताजी यानी फादर है। सो आर्टिस्ट रूप भेद का यूज करेगा, मतलब कैसे, जो रूप जो है देखो समान है, बट जो अंदर की क्वालिटी होंगी, पिताजी डांटते तो हाथ में बेल्ट होती है, या फिर कुछ इस तरह का पोस्चर होता है, या फिर उंगली दिखा रहे होते हैं, कुछ ऐसा। मास्टर जब डांटते तो हाथ पीछे होते हैं और स्ट्रेट लुक होता है, थोड़ा भाव कम होते हैं, वैसे शांत टाइप के होते हैं, लेकिन उसके अंदर गुस्सा होता है। पापा के चेहरे पे भी होता है, अंदर तो जाने कितना होता है। सो
इस तरह से हम लोग रूप भेद को समझते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रमाण। प्रमाण का मीनिंग होता है किसी चीज की सत्यता। अब सत्यता देखो, किसी चीज की पता करोगे तो उसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, उसकी लंबाई चौड़ाई, ठीक है, मतलब उसके डायमेंशंस, ठीक। दूसरी चीज जो आती है वो होगी उसका प्रोपोर्शन, कलर, साइज, ये सब चीजें। प्रमाण का मतलब ही सत्यता है। अब किसी की सत्यता पता करनी है तो देखो दो तरीके से भी हो सकती है, जो एक्सटर्नल सत्यता है और इंटरनल सत्यता है, जैसा कि हम लोगों ने रूप भेद में देखा था। तो सत्यता हर तरीके से देखी जाएगी, मतलब डायमेंशंस क्या है, मेरा हाथ इतना बड़ा है, इसकी सत्यता क्या है, वो इतना बड़ा है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, इसके अंदर हड्डी है, और ये सब जैसे एनाटॉमी भी इसी में इंक्लूड होती है, सॉरी मेंशन करना भूल गए थे, ठीक है। सो सारी चीजें ये सब प्रमाण के अंदर आ जाती हैं। अब प्रमाण का रोल क्या होता है, देखो जब हम लोगों को किसी चीज का साइज पता होगा तब हम उसे सही से बनाएंगे। मतलब अगर हमें एक पेड़ बनाना है, ठीक है, तो हमें पता होगा कि वो आदमी से बड़ा बनेगा, और अगर आदमी यहां पे खड़ा है, ठीक है, तो आदमी कुछ पेड़ से बड़ा बन जाएगा, तो हमें लगेगा कि अच्छा आदमी तो आगे खड़ा है पेड़ से और पेड़ पीछे है। सो ये सब प्रमाण में आता है, प्रोपोर्शन, और इसके अलावा क्या कहते हैं उसे, पर्सपेक्टिव, जैसे तुम कहते हो, जो ये बना हुआ है, ठीक है। सो ये सब हमारा प्रमाण के अंदर आता है। नेक्स्ट स्टेप होता है उसके अंदर भाव देना। अभी देखो रूप और भेद और प्रमाण, ठीक है। सो रूप भेद प्रमाण ये चीज हमारे लाइन से बनते हैं, और लाइन का हम पहले ही बता चुके हैं, उसके अंदर सजीवता होनी चाहिए। सजीवता मतलब लिवलीनेस, लिवलीनेस। जब तक ये नहीं होगी तब तक ये दोनों सही नहीं बनेंगे। कैसे आएगी वो भी डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारा भाव। भाव भी एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। अब देखो जैसे कभी कभी दोस्त आता है उधार मांगता है ना, और बाहर से कहता है हाँ हाँ लौटा देंगे, तो ये एक्सटर्नल भाव है। बट तुम्हें पता है इंटरनल भाव क्या है? कोशिश तो तुम लाख कर लेना, पैसा तुम्हें एक नहीं मिलेगा वापस। तुम समझ रहे हो मीनिंग जो मैं कहना चाह रहा हूं? जैसे बहुत से रिश्तेदार होते हैं, वो कहते हैं हाँ 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 बेटा खूब तरक्की करो, और अंदर अंदर कह रहे होते हैं हम इतनी तरक्की क्यों नहीं कर रहे। ये सब भाव के अंदर आता है। भाव को समझ लेते हैं। तो इस तरह से भाव होता है इंटरनल और एक्सटर्नल। भाव की जरूरत क्या है? क्योंकि जो विचार होता है हमारा वो कहां से आता है? पहले भावना से ही आता है। भाव आएगा तभी विचार आता है। जैसे किसी को तुमने लंगड़ाते हुए देखा तो भावना उत्पन्न हुई, अरे कितना बेचारा जा रहा है। बहुत से लोगों को हंसी आती है, लेकिन किसी के अंदर भावना आई कि इसके लिए कुछ करना चाहिए, तब वो विचार आता है कि क्या करें, एक प्रोस्थेटिक लेग बना देते हैं। तब वो प्रोस्थेटिक लेग का विचार करता है और उसको डिजाइन करके बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से भाव हमारा काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लावण्य योजना, इसका मीनिंग क्या होता है? देखो इसका मीनिंग होता है ग्रेसफुलनेस। ग्रेसफुलनेस का मतलब होता है जो आउटर अपीयरेंस है, लेकिन ये आउटर अपीयरेंस विजिबल नहीं होता, ये आउटर अपीयरेंस फील किया जाता है। कैसे? मतलब जैसे एक साधु है, ठीक है, बड़ी सी दाढ़ी रखते हैं और ये लगाया है। दूसरा साधु है, ठीक है, इसने मेकअप कर रखा है, इसने नहीं कर रखा, ये रियल है। तो तुम देखोगे जो तुम्हें क्या कहते हैं, कभी कभी पता चल जाता है कि ये नकली साधु है, और जो रियल होता है वो उसके तेज आ रहा होता है, मुख पे बढ़िया सी, मतलब बिल्कुल क्या कहते हैं जॉयस फेस होता है, आंखें बिल्कुल तेज वाली होती हैं। सो तुम इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लेते हो। लेकिन वो डिफरेंस कैसे आता है? वो देखो इंटरनल फैक्टर से आता है, बट वो अपीयर आउटर स्पेस में होता है, ठीक है। सो इसी को हम लोग लावण्य योजना कहते हैं। जैसे खाना जो होता है उसको जब हम लोग देखते हैं तो वो हम लोगों का आउटर अपीयरेंस है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग बता देते हैं कि ये खाना अच्छा है या ये खाना अच्छा नहीं है, या फिर ये खाना मम्मी के हाथ का है, ये खाना मम्मी के हाथ का नहीं है।
इसे हम लोग लावण्य योजना के अंतर्गत लेते हैं, इसके अंडर आता है। रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सादृश्य। सादृश्य का मतलब लाइकनेस होती है आउटर और इंटरनल, मतलब अगर हम कोई भी चीज को कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि देखो हम लोग हर चीज की कॉपी ही करते हैं, जो नेचर में चीजें हैं हम लोग उन्हीं की कॉपी करते हैं। अगर हम लोग किसी चीज की कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, अपने विचार की ही कॉपी कर लेते हैं, मान लो हम लोगों ने जो दिमाग में सोचा है उसकी कॉपी कर रहे हैं, तो हम लोग दो तरह से कॉपी करते हैं लाइकनेस उसकी निकालने के लिए, आउटर मतलब जो उसका रूप है, और इंटरनल मतलब जो उसकी क्वालिटी है, ठीक है। मतलब ये चीज ना हो जैसे तुम्हारे पास एक योगी का चित्र बनाने को आया, तुमने बनाया, अब व्यक्ति जान ही नहीं पा रहा है कि वो महावीर का है या फिर वो महात्मा बुद्ध का है। सिमिलरली अगर दूसरा एग्जांपल लो तो तुम एक घोड़ा बनाने जा रहे हो, तुम घोड़ा बनाते बनाते वो गधा अपीयर होने लगा, तो लाइकनेस नहीं रह जाएगी। मतलब तुमने रूप तो उसका घोड़े का बनाया बट उसमें क्वालिटी जो आ रही है वो गधे वाली आ रही है। सादृश्य का मतलब ये होता है कितने सिमिलैरिटी से हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नली उसे कॉपी करते हैं। ओके, सो लास्ट इज वर्णिका भंग। वर्णिका भंग का मतलब देखो क्या होता है, मतलब कलर्स की नॉलेज और उनको अप्लाई कैसे करना है इसकी नॉलेज, मतलब ब्रश वर्क। ये दोनों एरियाज जो होते हैं वो हम लोगों के वर्णिका भंग के अंदर आते हैं। अब कलर्स में कलर थ्योरी जो होती है, ठीक है, इसके अंदर कलर का मीनिंग, उसके कॉम्बिनेशंस वगैरह वगैरह सब आते हैं, ठीक है। ये सब वर्णिका भंग के अंदर आता है। और ब्रश वर्क उसको कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई कैसे करना है। अगर हम लोग एग्जांपल के लिए देखें, अगर ये सन है, ठीक है, और इसकी सन रेज निकल रही हैं, ठीक है, ये वाली ऐसे नहीं निकलेगी, खैर ऐसे मतलब सन रेज निकल रही हैं, तो जब हम लोग सन रेज बनाएंगे तो ब्रश वर्क से कैसे अप्लाई करेंगे सॉरी, इधर से इधर को ऐसे ऐसे करके थोड़े बनाएंगे सनरेज। सनरेज बनाएंगे इधर से इधर को, इधर से इधर को, इधर से इधर को। तो ये हमारा पहला हो गया ब्रश के एप्लीकेशन का तरीका। और सनरेज किस कलर से बनाएंगे ये कैसे पता करेंगे, ये डिपेंड करता है सन का टाइम क्या है। सन का टाइम नहीं मतलब डे टाइम क्या है। अगर शाम हो चुकी होगी तो हल्का सा रेडिश आएगा, सुबह होगी तो हल्का सा ऑरेंज आएगा, दिन में होगी तो ये हल्का सा व्हाइट और येलो में आएगा। हम लोग कलर्स की नॉलेज और उनको अप्लाई कैसे करते हैं ये सब वर्णिका भंग के अंदर सीखते हैं। ये तो हो गया हमारा षडांग। इसके बाद आता है हमारा सौंदर्य, मतलब व्हाट इज आर्ट, नीड ऑफ आर्ट, और जो आर्ट का ओवरऑल चीज उसके बाद आती है वो होती है ब्यूटी। देखो ब्यूटी का मतलब क्या होता है या सौंदर्य का मतलब क्या होता है, जो जितने भी एलिमेंट्स बताए वो एक दूसरे से रिएक्ट करके जो व्यूअर है उसको कैसा फील करा रहे हैं, इसे हम लोग सौंदर्य कहते हैं। और इसे और बेटर तरीके से समझते हैं तो इंटरैक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट इज प्लीजिंग टू द सेंसेस, इसे हम लोग कहते हैं सौंदर्य। मतलब जो कला के अंग होते हैं, षडांग जिन्हें हम लोगों ने अभी पढ़ा है, उनके बीच जो इंटरैक्शन होता है, मतलब वो एक दूसरे से कैसा व्यवहार रखते हैं। वाह, मतलब समझ रहे हो ना, तुमको उनके बीच में इंटरैक्शन भी बढ़िया बिठाना है। दैट इज प्लीजिंग टू द सेंसेस, मतलब वो हमें जो हमारे सेंसेस होते हैं, ठीक है, इंटरनल सेंसेस, एक्सटर्नल सेंसेस, ऐसा भी कुछ होता है क्या। देखो नेत्र होते हैं वो एक्सटर्नल सेंसेस हो गए, हमारी आंखों का अच्छा लगा लेकिन हमारे कानों को नहीं अच्छा लग रहा है। जैसे कोई परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, डांस तो बहुत बढ़िया कर रहा है बट जो म्यूजिक बज रहा है वो नहीं अच्छा है। इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन अच्छा होगा तब हमें उसमें से सौंदर्य प्राप्त होगा। बट इसकी देखो एक यहाँ पे 2 पॉइंट नोट करने वाले होते हैं। देखो हर चीज सुंदर नहीं होती, मतलब ये क्यों होता है, हर चीज सुंदर क्यों नहीं है, क्योंकि सुंदर जो है सौंदर्य वो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। मतलब तुमने कई बार देखा होगा किसी को कोई चीज पसंद आती है, सेम चीज किसी और को नहीं पसंद आ रही, मतलब जो इंटरैक्शन किसी और को पसंद है एलिमेंट्स के बीच वो किसी और को नहीं पसंद है उस तरीके से इंटरैक्शन। दूसरा, ये परमानेंट नहीं होता, टाइम के साथ बदलता रहता है।
अब तुमने कई बड़े लोगों को कहते सुना होगा पुराने जमाने के गाने अच्छे थे, सारे बड़े लोग यही कहते हैं पुराने गाने जमाने के ऐसे सब अच्छे थे, लेकिन आजकल के गाने देखो क्या है। लेकिन आजकल का जो बच्चा वो बड़ा हो जाएगा तो वो ये कहेगा कि मेरे जमाने के अच्छे थे, आज कैसे हैं। तो समझ रहे हो ना, सेम चीज है, बट क्योंकि टाइम का गैप आ गया वो चीजें सुंदर नहीं रही किसी और के लिए। ऐसा नहीं है, आज के भी कई लोगों को वो चीजें सुंदर लगती हैं, बट तुम सेंस समझ रहे होगे कहने का। जैसे फैशन है, कल अच्छा था आज उसको अच्छा नहीं माना जाता, वो पुराना हो गया। सो सुंदर कभी मतलब सौंदर्य कभी परमानेंट नहीं होता। सो भारतीय परंपरा में रस को आधार माना गया काहे का, सौंदर्य का। ठीक है, कैसे, लेकिन रस होता क्या है। देखो जब हम लोग किसी सुंदर चीज को देखते हैं, ठीक है, जब हम लोग किसी सुंदर चीज को देखते हैं तो जो हमें फील होता है, मतलब जो हमें अनुभूति होती है, उसे हम लोग रस कहते हैं। रस 11 प्रकार के होते हैं करंट जमाने में, मतलब करंट जमाने में क्या, करंट टाइम में ये 11 प्रकार के होते हैं, बट पहले ये 8 प्रकार के मुख्य माने गए थे। इनको माना कैसे, इनको बनाया कैसे गया, भाव के आधार पे। मतलब हर एक रस का अपना भाव होता है। बाद में 3 रस और जोड़े गए जिसने कुल संख्या आज 11 बनाई है। ठीक है, तो श्रृंगार रस के अंदर कौन सा भाव है, रति, मतलब लव। ठीक है, हास्य के अंदर होता है हास, मतलब लाफ्टर। ठीक है, या फिर कॉमेडी भी कह सकते हो। करुण रस के अंदर आता है भाव जो वो होता है शोक का। ये कब आता है, जब हमारे साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है। ठीक है, वीर रस के अंदर भाव आता है उत्साह का, मतलब वीर तुम बढ़े चलो, सुनी होगी कई लोगों ने, उत्साह आ रहा है, मतलब हीरोइक। ठीक है, रौद्र रस आता है गुस्सा, जिसे हम लोग एंगर कहते हैं इंग्लिश में। ये सब इंग्लिश में मीनिंग लिख रहा हूं। भयानक के अंदर आता है हम लोगों को भय, मतलब डरावना, जिसे हम लोग इंग्लिश में हॉरर कहते हैं। विभत्स के अंदर आता है डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग का ये होता है क्या कहते हैं, घृणा, या फिर इसे जुगुप्सा भी कहते हैं, बट घृणा बेटर तरीके से समझ सकते हो। अद्भुत रस होता है वो होता है विस्मय, लाइक किस कोई चीज तुमने देखी एवेंजर्स में, तुमने कोई सीन देख लिया तो एकदम से तुम्हें लगा वाओ, तो वो क्या है, अद्भुत रस है। इसके बाद आता है शांत रस, जो हम लोगों के 3 रस बाद में जोड़े गए। शांत का शांति यानी कि पीस। वात्सल्य के अंदर आता है पुत्र या फिर संतान प्रेम, संतान प्रेम। ठीक है, इसे हम लोग अफेक्शन भी कहते हैं। और लास्ट आता है भक्ति। भक्ति में मतलब देवरति। यहाँ पे रति का मीनिंग हम लोगों ने देखा था लव होता है, बट जब ये डिवाइन लव हो जाए, समझ रहे हो, डिवाइन लव, देवरति या फिर कह लो डिवोशन, तब हम लोगों का ये भक्ति रस होता है। सो इस तरह से हमारे रस होते हैं जिनके अंदर भाव होते हैं और वो सौंदर्य के आधार होते हैं। सो इस तरह से जो हमारी थ्योरी थी, जितनी हमें जानना जरूरी था, देखो इनको एक बार दोबारा वीडियो में देख लेना, या फिर एक बुक ले लेना जो पहले बताई थी, एस्थेटिक्स या फिर सौंदर्य शास्त्र, इन सब चीजों को डीप में पढ़ना। जो हमारी थ्योरी होती है वो आज कंप्लीट हो गई है, जिसमें हम लोगों ने आर्ट, एस्थेटिक्स और फंडामेंटल्स कवर कर दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लाइन। लाइन पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। कोई भी डाउट हो तो आज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।